हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे यूनिट 4। ठीक है। अगर ये यूनिट आपने नहीं की हुई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बीच में यूनिट 2 एंड 3 अगर आपकी स्किप है तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज ये यूनिट आपके सेशनल्स में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और 2 एंड 3 नहीं कर रखी तो भी नो प्रॉब्लम। ऑल्दो मैं दोनों यूनिट्स करवा चुका हूँ पहले क्लास में, बट जो नए बच्चे हैं वो शायद उन क्लासेस में नहीं थे, तो इस वजह से ये यूनिट्स नहीं हो पाई उनकी। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जस्ट आराम से ये लेक्चर देखिए, आपको ये यूनिट समझ में आ जाएगी। दिस लेक्चर इज अबाउट इंसुलेटिंग मटेरियल्स एंड देयर जनरल प्रॉपर्टीज़। ओके, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते क्या हैं। देखिए, सबसे सिंपल सी बात है, इंसुलेटिंग मटेरियल क्या होंगे? जो करंट को ब्लॉक करेंगे, जो इंसुलेटर्स होंगे, ठीक है, करंट को अपने अंदर से पास नहीं करने देंगे, वो क्या होंगे? इंसुलेटिंग मटेरियल्स होंगे। ठीक है, द मटेरियल्स विच हैव वेरी हाई रेजिस्टिविटी, यानी उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, रो की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, दैट ऑफर्स अ वेरी हाई रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट उनके अंदर से फ्लो करेगा उसको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस देंगे, आगे नहीं जाने देंगे करंट को, यहीं रॉ ब्लॉक करके रख देंगे, तो वो क्या हो गया? आपके इंसुलेटर्स। और जो मटेरियल से वो इंसुलेटर बनते हैं उनका नाम क्या हो गया? इंसुलेटिंग मटेरियल्स हो गए। Insulating materials play an important part in various electrical and electronic circuits. Domestic wiring insulating material protect us from shock, झटका लगने से बचाते हैं, प्रिवेंट लीकेज करंट, और लीकेज करंट जो दाएं बाएं चला गया उसको फ्लो करने से रोकते हैं इंसुलेटर्स। ठीक है, अब फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल। सबसे पहले हम देखते हैं फैक्टर्स कि जब आप इंसुलेटिंग मटेरियल सेलेक्ट करने जाते हो, कोई भी मटेरियल जो कि करंट को ब्लॉक करेगा, तो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? क्या क्या फैक्टर आप देखोगे? किसी भी मशीन के लिए, किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के लिए आप इंसुलेटर चूज़ करोगे तो किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखोगे? सबसे पहली चीज़ होगी ऑपरेटिंग कंडीशन, यानी आप उस डिवाइस को किस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर ऑपरेट कर रहे हो। ठीक है, अब वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? ऑपरेटिंग टेम्परेचर, आपका टेम्परेचर क्या है, किस पर्टिकुलर टेम्परेचर के अंदर आपकी डिवाइस चल रही है। ठीक है, प्रेशर यानी कि ऑब्वियसली अगर गैसियस मिक्सचर है वहाँ पे उस एरिया के अंदर केमिकल्स इन्वॉल्व हैं तो क्या प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या नॉर्मल प्रेशर। ठीक है, किसके अंदर, जिसके अंदर वो आपके डिवाइस ऑपरेट कर रही है। अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा होता जाएगा, जैसे ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर आपका ओवरलोडेड कर दिया आपने, ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड इन अ सेंस मतलब हाई वोल्टेज हाई करंट पे आपका ट्रांसफार्मर चल रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रही है? आपकी पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। पावर जब ज़्यादा इंक्रीज़ होती है तो ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो जो नॉर्मल इंसुलेटर आपका नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन के लिए आप जो चूज़ करोगे वो फेल हो जाएगा वहाँ पे। तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? एक बेटर क्वालिटी का इंसुलेटर यूज़ करना पड़ेगा, या वही इंसुलेटर की क्वांटिटी आपको इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो किस चीज़ पे डिपेंड करके? आपका ऑपरेटिंग कंडीशन, और वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर पे। ठीक है, प्रेशर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज इन करंट, बिकॉज वोल्टेज और करंट तो आपका डिटरमाइन करेगा ही करेगा। अगर वोल्टेज ज़्यादा होगी तो आपका डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, या इंसुलेटर क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिसका दूसरा नाम इंसुलेटर है, वो वैसे ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है, आपने देखा होगा जो ट्रांसमिशन टावर्स हैं, लाइन्स हैं जो आपकी खेतों में से जा रही होती हैं, उसमें बहुत सारे इंसुलेटर की डिस्क लगी होती हैं, बिकॉज हाई वोल्टेज रेटिंग की लाइन्स होती हैं वो। तो जितनी ज़्यादा वोल्टेज बढ़ती जाती है उतने नंबर ऑफ इंसुलेटर डिस्क भी आप बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, जबकि आपके घर के बाहर जो लाइन्स जा रही हैं उनमें जनरली एक या दो ही डिस्क लगी होती हैं, ज़्यादा डिस्क नहीं लगे होते। ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वोल्टेज पे। और करंट अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? लॉसेज बढ़ेंगे, I²R। उससे क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर से क्या होगी? इंसुलेशन आपकी खराब हो सकती है। ठीक है, अच्छा, ये होगी ऑपरेटिंग कंडीशंस की बात। ओके, पहले देखो मैं इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा। राइट, अब आते हैं ईजी इन शेपिंग। शेप और साइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ट्रांसफार्मर है आपके पास, उसके अंदर वाइंडिंग्स लगी हुई हैं। ठीक है, और वाइंडिंग्स के अंदर आपने क्या लगा रखा है? एक इंसुलेटर लगा रखा है। इंसुलेटर क्या करता है? वाइंडिंग्स को कोर के साथ शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है और आपस में भी शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर की कॉइल को, वायर्स को। तो अगर आपने ऐसा इंसुलेटर ले लिया वहाँ पे जो कि इजीली फिट ही नहीं हो रहा है शेप के अंदर, उस साइज़ के अंदर, तो क्या होगा? आपका ख़राब हो जाएगा इंसुलेटर, वो आपका काम ही नहीं करेगा। तो यानी यहाँ पे क्या हो गया? शेप एंड साइज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट वाइल सेलेक्टिंग एन इंसुलेटर। थर्ड वन इज कॉस्ट। कॉस्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो आप मशीन यूज़ कर रहे हो, जो आप डिवाइस ले रहे हो, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, उसकी कॉस्ट कितनी है। अगर आपकी कॉस्ट बहुत कम है तो आप बेकार क्वालिटी का इंसुलेटर यूज़ करोगे, कॉस्ट आपकी ज़्यादा है तो आप अच्छी क्वालिटी का इंसुलेटर यूज़ करोगे। तो फाइनली कंज्यूमर की पे करने की कितनी एबिलिटी, कितनी क्षमता है, उस बेसिस पे भी आप इंसुलेटर डिसाइड करोगे। फोर्थ वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। वो मटेरियल आपके पास अवेलेबल भी है या नहीं, या आपको इंपोर्ट करना पड़ रहा है। अगर आप इंपोर्ट करोगे तो फिर से क्या हो जाएगी? कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। कॉस्ट अगर बढ़ गई तो फिर क्या? फिर वही प्रॉब्लम आएगी मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ये कई फैक्टर्स पे आपका इंसुलेटिंग मटेरियल की सिलेक्शन डिपेंड करती है। ऑपरेटिंग कंडीशन, शेप एंड साइज, कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। ओके, अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़, विशेषताएं
इंसुलेटिंग मटेरियल की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, इलेक्ट्रिकल जो यानी वोल्टेज करंट से रिलेटेड और पावर से रिलेटेड जो होती है, ठीक है। सेकंड इज थर्मल प्रॉपर्टीज़, थर्मल यानी जो उसके अंदर हीट जनरेट होती है उससे रिलेटेड जो होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज जो केमिकल से रिएक्ट करते हैं, और फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, ये 4 टाइप की प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे, ठीक है। वैसे भी ये चैप्टर आपका जनरल प्रॉपर्टीज़ पे है, अगर आप ध्यान से देखें तो जनरल प्रॉपर्टीज़, ओके। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसका? इंसुलेटर का रेजिस्टेंस। तो वो क्या हो गया? इंसुलेशन रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द मटेरियल इज कॉल्ड इंसुलेशन रेजिस्टेंस। अगर किसी भी मटेरियल के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो क्या हो जाएगा? आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। वो मटेरियल अगर इंसुलेटर है तो, राइट। अब इंसुलेशन मटेरियल 2 टाइप का होता है, एक आपका होता है वॉल्यूम इंसुलेशन रेजिस्टेंस, एक है सरफेस इंसुलेशन रेजिस्टेंस। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे अभी। देखो जैसे आपने क्यूब ले लिया, ठीक है, इसमें मेरे को ए पॉइंट से सी पॉइंट पे जाना है, तो एक तरीका तो क्या, मैं क्यूब के अंदर से, ए मेरा इस फेस पे, सी मेरा आउट इस फेस पे, लेफ्ट फेस पे मेरा ए है, राइट फेस पे मेरा सी है, ठीक है। तो मैं ए से अगर सी पे जा रहा हूँ तो मैं एक तरीका क्या है, मैं अंदर से डायरेक्टली चला जाऊँ। तो उस केस में मेरे को क्या करना पड़ रहा है? मटेरियल के अंदर से जाना पड़ रहा है। तो जो वो रेजिस्टेंस, वो करंट जो रेजिस्टेंस एनकाउंटर करेगा जब मटेरियल के अंदर से हम जा रहे हैं, जब किसी मटेरियल के अंदर से आप जा रहे हैं तो उसको लेंथ भी एनकाउंटर करनी पड़ेगी करंट को, ब्रेड्थ भी और हाइट भी, और तीनों चीज़ें जब एनकाउंटर करनी पड़ती है तो वो क्या चीज़ है? वॉल्यूम, यानी उस मटेरियल के अंदर से आप जा रहे हो, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम इंसुलेशन रेजिस्टेंस। इंसुलेशन का रेजिस्टेंस किसके अंदर से? वॉल्यूम से। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू करंट आई वी विच फ्लोज थ्रू द मटेरियल इज कॉल्ड एज वॉल्यूम इंसुलेशन रेजिस्टेंस। जो मटेरियल के अंदर से जाएगा करंट, फॉर क्यूब ऑफ यूनिट डायमेंशन दिस इज कॉल्ड एज वॉल्यूम रेजिस्टिविटी। अब यूनिट डायमेंशन का क्यूब है तो R इज इक्वल टू क्या लेते हो आप? रो एल बाई ए। तो लेंथ आपकी होगी 1 मीटर, एरिया ले लिया 1 मीटर स्क्वायर, तो R की वैल्यू कितनी आ गई? रो इंटू 1 बाई 1 इंटू 1, 1 से 1 कैंसिल, तो R इज इक्वल टू क्या आ गया? रो। यानी जो वॉल्यूम रेजिस्टेंस था वही चीज़ क्या बन गई? वॉल्यूम रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज यूनिट डायमेंशन। यूनिट डायमेंशन का मतलब जो दोनों क्वांटिटीज जिसमें 1 हो, ठीक है। एज फ्रॉम ए टू सी शोन बिलो, जिसकी लेंथ भी 1 हो, ब्रेड्थ भी 1 हो, हाइट भी 1 हो, ठीक है। एरिया जिसमें से फ्लो कर रहा है वो 1 मीटर स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। ओके, 1 से 1 कट जाएगा आपका और ये आपकी वॉल्यूम रेजिस्टिविटी के इक्वल हो जाएगा, ओके, राइट। अब हम चलते हैं आगे। सरफेस इंसुलेशन रेजिस्टेंस, ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है वो वॉल्यूम के अंदर से फ्लो कर रहा था, यहाँ सरफेस के ऊपर से फ्लो कर रहा है। तो ए से सी पे जाना है तो एक तरीका तो क्या था, मैं अंदर से जाता। IS जो है करंट वो सरफेस से फ्लो करेगा, तो ए से कहाँ जाएगा? उसी फेस पे ऊपर, ऊपर से फिर बिल्कुल ऊपर, तो ऊपरी सतह पे ट्रैवल करेगा आपका करंट, ठीक है। मटेरियल के अंदर नहीं फ्लो करेगा, तो उसको जो रेजिस्टेंस एनकाउंटर होगा उसके रास्ते में जो प्रतिरोधक क्षमता आएगी उसको हम क्या बोलेंगे? सरफेस इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तो क्या आ गया? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू करंट विच फ्लोज ओवर द सरफेस, सिर्फ सरफेस से जो फ्लो कर रहा है of the insulation material is called as the insulation resistance, as from A to B then B to C, okay। और मटेरियल के अंदर से जाते तो A से C पे जाते, वहाँ पे I भी आता है, यहाँ पे IS आ रहा है, ओके, राइट। अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इंसुलेशन रेजिस्टेंस। अब इंसुलेशन का जो रेजिस्टेंस है, जो जितनी प्रतिरोधक क्षमता है इंसुलेशन की, उसको कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है वो चीज़। तो सबसे पहले देखें टेम्परेचर। एज द टेम्परेचर ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल राइजेस इट्स इंसुलेशन रेजिस्टेंस कीप्स ऑन फॉलिंग। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो ज़्यादा हीट जनरेट होगी, जितनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी उतना ही जो आपका इंसुलेटिंग मटेरियल है उसकी जो क्वालिटी है वो घटती चली जाएगी, यानी उसके फेल होने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे, आपका इंसुलेटर पुअर होता चला जाएगा, ठीक है, खराब होता चला जाएगा। सेकंड चीज़ जो है, जो इसमें मॉइस्चर, इंसुलेशन रेजिस्टेंस इज रिड्यूस्ड इफ द मटेरियल एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर, सो इंसुलेशन मटेरियल शुड बी नॉन हाइग्रोस्कोपिक। अच्छा, हाइग्रोस्कोपिक वो चीज़ें होती हैं जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है, जो मॉइस्चर को अपने अंदर आने देती हैं, ठीक है, जिनके अंदर मॉइस्चर इजीली से चला जाता है। तो जो हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स हैं, जब मॉइस्चर उनके अंदर चला गया तो उनकी इंसुलेशन क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी, डिटीरिएट हो जाएगी। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमें कौन से मटेरियल चाहिए? नॉन, जिनको जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब ना करें, तो हमने क्या लगा दिया? नॉन हाइग्रोस्कोपिक, यानी जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब ना करें, जिसमें मॉइस्चर ना जाए, ठीक है। थर्ड वन इज अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज ऑल्सो अफेक्ट्स इंसुलेशन रेजिस्टेंस। ये तो हम देख ही चुके हैं, जो खेतों में टावर्स जा रही होती हैं उसकी वोल्टेज लेवल ज़्यादा होता है, तो इसलिए इंसुलेशन डिस्क काफ़ी ज़्यादा लगा रखी होती है आपने। जो घर के बाहर से आपकी वो जा रही होती है तो उसमें वोल्टेज लेवल डेफिनेटली कम होता है। आप चेक कर लीजिए, वो डिस्ट्रीब्यूशन की वोल्टेज है, वो आपकी ट्रांसमिशन की वोल्टेज है, तो आपकी एक या दो डिस्क से ही काम चल जाता है, ठीक है। जनरली एक ही डिस्क यूज़ होती है, तो ये यू कैन चेक दैट इट ईजिली। लास्ट वन इज एजिंग। ऑब्वियसली एज के साथ हर चीज़ की क्वालिटी क्या होती है? डिटीरिएट होती है, तो रेजिस्टेंस, इंसुलेशन का रेजिस्टेंस भी क्या होगा? आपका
घट जाएगा, रेजिस्टेंस घट जाएगा इंसुलेशन का, तो इंसुलेशन की क्वालिटी भी क्या हो जाएगी आपकी, घट जाएगी, पुअर हो जाएगी। ठीक है, ये हो गए हमारे फैक्टर्स। अब हम आते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे। देखिए, dielectric strength is the minimum voltage which when applied to an insulating material will result in the destruction of its insulating properties. Electrical appliances are designed to operate within a defined range of voltage. देखिए कैसे काम करता है ये, देखो सपोज करो एक कैपेसिटर है, ठीक है, यहाँ मैंने एक बैटरी लगा दी। अब बैटरी लगाई तो यहाँ मेरा नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहाँ से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स निकल के इस प्लेट पे पहुंचे, तो इस प्लेट को अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो सारा सारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। उधर से क्या होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी, खींचेगी, तो यहाँ पे खींचेगी, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो बीच में, अब जो बीच में जो चीज़ पड़ी हुई है, सपोज करो एयर पड़ी हुई है या कोई और मटेरियल पड़ा हुआ है, सपोज करो स्टार्टिंग में एयर पड़ी हुई है, तो वो उसके एटम्स हैं कुछ। ठीक है, मैं ये बीच का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ऐसे। ठीक है, तो जो पॉजिटिव आयंस होंगे एयर के अंदर, वो उनकी टेंडेंसी क्या होगी, नेगेटिव की तरफ चिपकने की। जो नेगेटिव होंगी उनकी टेंडेंसी क्या होगी, पॉजिटिव की तरफ जाने की। तो कुछ इस टाइप से मटेरियल बन जाएगा आपका। नेगेटिव सारे पॉजिटिव की तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और पॉजिटिव सारे नेगेटिव की तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आयंस जो होंगे। ठीक है, तो इस वजह से जो आपका क्या होगा, ये पॉजिटिव वाले जब इस नेगेटिव की तरफ भागेंगे तो इस कुछ नेगेटिव को कम करने की कोशिश करेंगे। अगर ये कम करने की कोशिश करेंगे नेगेटिव को, तो क्या होगा, यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, ये और इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, तो फिर इस पे और इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा कि यहाँ से यहाँ करंट फ्लो नहीं करेगा, इन प्लेट्स के ऊपर चार्ज आके रह जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसने इंसुलेट कर दिया। फिर आप इस बैटरी को निकाल दो, अगर ये 2 वोल्ट की बैटरी थी तो इसके ऊपर भी कितना पोटेंशियल रह गया, 2 वोल्ट। तो यानी क्या कर दिया इसने, कैपेसिटर ने यहाँ पे एक इंसुलेटर की तरह बिहेव किया है। ठीक है, और इसके बीच में जो एयर थी उसको हमने, सिंपल एयर थी तो उसको हमने डाइलेक्ट्रिक बोल दिया। ठीक है, अगर हम किसी और मटेरियल से इसको रिप्लेस करें, एक मिनट रुको जरा, थोड़ी वो सी होगी खिचपिच। अगर हम इस एयर को किसी और मटेरियल से रिप्लेस करें, अच्छे मटेरियल से रिप्लेस करें जो कि और ज़्यादा वोल्टेज झेल सकता हो, ठीक है, जिसके अंदर और ज़्यादा आयंस बने, और ज़्यादा आयंस क्या करें, ये कैसे था, राइट, एक मिनट, ऐसे था, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, नहीं, जस्ट अ मिनट, इसमें और ज़्यादा आयनाइज हो, यानी और ज़्यादा आपके इंसुलेटिंग मटेरियल अच्छी अगर होगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव आयंस किस तरफ आ रहे थे, इस तरफ आ रहे थे, नेगेटिव प्लेट की तरफ, और जो पॉजिटिव प्लेट थी उसकी तरफ क्या आ रहे थे, आपके नेगेटिव आयंस आ रहे थे। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ये तो और ज़्यादा आयंस बनेंगे, और ज़्यादा इनको कम करेंगे, जितना ज़्यादा कम करेंगे उतना ही बैटरी को और फोर्स लगानी पड़ेगी इन प्लेट्स को चार्ज रखने के लिए। जितनी ज़्यादा बैटरी फोर्स लगाएगी प्लेट्स को चार्ज रखने के लिए, यानी उतना ही चार्ज क्या कर रही है, चीज़ स्टोर कर रही है, यानी कि उतना ही कम करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो यानी उतना ही अच्छा डाइलेक्ट्रिक है ये। ठीक है, दैट्स व्हाट आई वांट टू शो, ये डाइलेक्ट्रिक है। तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज ऐसे आएगी, जब आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे बैटरी से, इस पर्टिकुलर इसके अंदर एक पर्टिकुलर केस ऐसा आएगा आपका कि जब ये बीच का जो रीजन है इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन का मतलब क्या हो जाएगा, ये आयन सारे इतने अट्रैक्ट हो जाएंगे आपस में कि ये सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये मटेरियल ही खत्म हो जाएगा बीच से, तो यानी इजीली इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से यहाँ फ्लो कर जाएगा, उसको बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो किसी भी मटेरियल की वो स्ट्रेंथ, यानी जिस पर्टिकुलर वोल्टेज तक ये बर्दाश्त कर सकता हो ये मटेरियल आपका, जब तक इसका ब्रेकडाउन ना हो, जब तक ये टूटे ना, जब तक ये प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे इसकी इंसुलेशन की, वो हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आर डिजाइन टू ऑपरेट विद इन डिफाइंड रेंज ऑफ वोल्टेज। अगर वोल्टेज उस लेवल से ऊपर चली गई तो क्या हो जाएगा, आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपकी टूट जाएगी, मटेरियल आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, सो इफ द ऑपरेटिंग वोल्टेज इज इंक्रीज ग्रेजुअली एट सम डिग्री ऑफ वैल्यू वोल्टेज, द ब्रेकडाउन ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल विल अकर, ब्रेकडाउन हो जाएगा। दैट प्रॉपर्टी व्हिच एट्रीब्यूट्स टू सच टाइप ऑफ ब्रेकडाउन इज कॉल्ड एज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। उसकी क्षमता कितनी है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है उसकी। ठीक है, ये चीज होगी आपकी ये। अच्छा, अब देखो इसका एक सबसे सिंपल एग्जांपल बताता हूं मैं, एग्जांपल से समझ में आए। 80 किलो वोल्ट पर एमएम माइका क्या होता है आपका, एक इंसुलेटर होता है। ठीक है, इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, 80 किलो वोल्ट पर मिलीमीटर। इसका मतलब क्या है, 1 मिलीमीटर अगर स्पेस रखोगे आप दो प्लेट्स के बीच में, ठीक है, तो आप इसके अक्रॉस 80 किलो वोल्ट तक वोल्टेज लगा सकते हो।
ठीक है, इतनी वोल्टेज को यानी ब्लॉक करेगा, ये यहाँ से यहाँ तक टूटेगा नहीं जब तक इतनी वोल्टेज आएगी इन प्लेट्स के बीच में, ये पॉजिटिव 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 चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। जैसे ही वोल्टेज 80 kV से ऊपर चली जाएगी, आपका क्या होगा, इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग एस्टेब्लिश हो जाएगा, बीच का मटेरियल ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी वो रोक नहीं पाएगा करंट को उस केस के अंदर, यानी इंसुलेशन फेल हो जाएगी उसकी। तो ये सोच लो 80 kV का मतलब है 80 × 1000 यानी 80,000 वोल्ट तक इसको रोकेगा 1 mm स्पेस के अंदर, अगर आपने माइका की स्ट्रिप डाल रखी है तो। ठीक है, ये हो गया, देखो कितना अच्छा इंसुलेटर है। विल लूज इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज एंड करंट विल स्टार्ट पासिंग थ्रू माइका शीट। ठीक है, अगर बिकम्स 80 kV या उससे ऊपर हो जाएगा तो करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। ये हो गया आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ओके, अब हम चलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। The ratio of capacity of storing the electric charge by an insulating material to that of air is called as the dielectric constant of the material। देखो इसका सिंपल ही होता है ER/E0। देखो अगर हम यहाँ एयर डालते तो मैंने क्या बताया था, एयर का बहुत इजीली डाइलेक्ट्रिक वो हो जाएगा ब्रेकडाउन। जैसे सपोज करो एयर का है इसके अंदर 20 kV/mm, यानी 20 kV से ऊपर आप जैसे ही वोल्टेज को लेके जाओगे एयर का ब्रेकडाउन हो जाएगा। माइका का यहाँ से कितना आ रहा है, देखो जैसे एयर का आ रहा है, मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, मतलब वैल्यूज़ अलग भी हो सकती है, तो मतलब डोंट गेट आफ्टर मी। 20 kV/mm यानी 20 किलोवोल्ट से जैसे ही वोल्टेज थोड़ी ऊपर हो जाएगी तो एयर का ब्रेकडाउन हो जाएगा 1 मिलीमीटर स्पेस के अंदर। माइका अगर आपने डाल रखा है तो उसका कितना है 80 kV/mm, 80 kV/mm। तो जो K है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 80/20, कितना आ गया 4। ठीक है, मतलब कि ये है कि मतलब कितना चार्ज आपका ये स्टोर कर सकता है माइका। जैसे मैंने क्रूड एग्जांपल दिया है, ये हो सकते हैं वैल्यूज बिल्कुल अलग भी हों, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये आपने जिन्होंने 12th क्लास की होगी उनको पता होगा ये सब चीजें ना। The property of the insulating material with that causes the difference in the value of capacitance, physical dimensions remaining same, is called as the dielectric constant or permittivity। ठीक है, ओके राइट। अब हम आगे डाइलेक्ट्रिक लॉस के ऊपर देखिए। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी absorbed by the insulating material and dissipated in the form of heat when an alternating voltage is applied across it is called as the dielectric loss। ठीक है, अब देखो जो भी आपने इंसुलेटर लगा रखा है, ठीक है, 2 प्लेट्स के बीच में मान लो या कुछ भी, तो यहाँ पे आपने अगर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लगा दी, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज कौन सी होती है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में जाती है, तो ये डाइलेक्ट्रिक क्या कर रहा है, इसको ब्लॉक कर रहा है, करंट को यहाँ से यहाँ पास नहीं होने दे रहा है, यहाँ पे बीच में ब्लॉक करके बैठा हुआ है डाइलेक्ट्रिक। तो ऑब्वियसली क्या होगा, इसके अंदर आयंस हैं, आयंस आपके मैंने बोला था क्या हो रहे हैं, अलाइन हो रहे हैं, ये इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे ऐसे आयंस अलाइन हो रहे हैं आपके। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, अब इस मटेरियल का खुद का भी कुछ रेजिस्टेंस तो होगा। ठीक है, और उस रेजिस्टेंस के अंदर जो भी आप वोल्टेज डेवलप होगी तो उसके अंदर क्या आएगा, आपका हीट लॉस आएगा, क्योंकि जहां रेजिस्टेंस होगा वहां हीट लॉस तो होगा ही होगा। ठीक है, बट ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, आपकी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज पे। वोल्टेज आपकी ऑल्टरनेटिंग होनी चाहिए, अगर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करोगे तो हीट लॉस आपका होगा ही होगा हर पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर, बिकॉज कोई भी डाइलेक्ट्रिक आइडियल नहीं होता। हर डाइलेक्ट्रिक का, हर इंसुलेटर के अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा ही होगा, सिर्फ कैपेसिटेंस ही नहीं होगी। ठीक है, तो यानी कि उसमें जो हीट लॉस होगा, जो टेम्परेचर बढ़ेगा उसकी वजह से, उसके हमने डिस्कस किया ही था, तो उसको जो लॉस आएगा उसको हम बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक लॉस। ठीक है, मैंने परफेक्ट इंसुलेशन इज अप्लाइड टू अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज लाइक अप्लाइंग लाइक अल्टरनेटिंग वोल्टेज टू अ परफेक्ट कैपेसिटर। इन सच अ केस देयर इज नो कंजम्पशन ऑफ पावर। अगर प्योरली कैपेसिटेंस होती तो कोई कंजम्पशन नहीं होती पावर की, बिकॉज कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, एक साइकिल के अंदर पावर जाती है और दूसरी साइकिल में वापस आ जाती है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे चलता है। ये जिन्होंने मतलब नेटवर्क थ्योरी पढ़ रखी है ये उनको इजीली समझ में आ जाएगा, बाकी बच्चों को नहीं आएगा अभी समझ में। तो ये हम क्लास में एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे जो करंट होता है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है कैपेसिटर के अंदर, जिसकी वजह से जो पावर डेवलप होती है वो एक साइकिल के अंदर पॉजिटिव होती है, एक के अंदर नेगेटिव, और नेट पावर आपकी जीरो हो जाती है। जिन्होंने 12th क्लास में AC सर्किट्स चैप्टर पढ़ा होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट, उनको ये लॉजिक समझ में आ जाएगा, फेजर्स के कॉन्सेप्ट से होता है ये। ठीक है, अगर अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए कि अगर सिर्फ कैपेसिटर होता है यहाँ पे तो कोई पावर कंज्यूम नहीं होती, और अगर पावर कंज्यूम नहीं होती तो क्या होता है, टेम्परेचर नहीं बढ़ता, टेम्परेचर नहीं बढ़ता तो क्या होगा, क्योंकि हीट लॉस नहीं हो रही होती। लेकिन अगर यहाँ पे आपने क्या किया, आपने जो डाइलेक्ट्रिक डाला उसका एक सर्टेन रेजिस्टेंस है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसमें हीट लॉस आएगा।
और वो हीट लॉस की वजह से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा और उसकी इंसुलेशन की क्वालिटी खराब होगी। तो वो आपका जो लॉस होगा, जो हीट लॉस हो रहा है, उसको डाइलेक्ट्रिक लॉस बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर वोल्टेज कौन सी अप्लाई होगी, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, ऑल्टरनेटिंग जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल्स में ऑल्टरनेट कर दिया, ठीक है। देयर इज नो पावर लॉस इन इंसुलेशन। अगर प्योर कैपेसिटेंस होता, अगर एक्जैक्टली 90 डिग्री ये लीड कर रहा होता, ठीक है, बस इतना ही आपको याद रखने की जरूरत है, इसमें कोई नहीं है। दिस डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, जो ये एनर्जी आपकी डिसिपेट हो रही है, इसका नाम हो गया डाइलेक्ट्रिक लॉस। ओके, राइट। अब हम आ गए थर्मल प्रॉपर्टीज पे। थर्मल प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं हीट रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज अपनी खत्म होगी, सेकंड कौन सा केस आ गया, थर्मल प्रॉपर्टीज का। दिस इज अ जनरल प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल टू विथस्टैंड टेम्परेचर वेरिएशन विद इन डिजायरेबल लिमिट्स। अब देखो हीट रेजिस्टेंस क्या है, विदाउट डैमेजिंग इट्स अदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। If an insulator has favorable properties at ambient temperature, but if it is not able to retain this, it is not a good insulator। मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, हम क्या बोलते हैं, इंसुलेशन की क्वालिटी क्या होती है, घटती जाती है, ठीक है। तो अगर एक इंसुलेटर ऐसा है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ ही उसकी इंसुलेशन बिल्कुल ही खत्म होगी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा खराब इंसुलेटर हो गया वो, ठीक है, वो इंसुलेट कर ही नहीं सकता चीज़ों को, तो उस केस में क्या होगा, वो इंसुलेटर आप यूज़ करोगे, नहीं यूज़ करोगे। तो उसका हीट रेजिस्टेंस क्या हो गया, ठीक है, तो वो एक अच्छा इंसुलेटर नहीं है, ठीक है। देखिए ये आगे बताता हूँ मैं। द इंसुलेटर विच इज केपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग टेम्परेचर हायर विदाउट डिटीरिएशन ऑफ इट्स अदर प्रॉपर्टीज कैन बी यूज्ड फॉर ऑपरेशन फॉर सच हायर टेम्परेचर। तो यानी कि क्या हुआ कि इस इंसुलेटर की हीट के खिलाफ रेजिस्टिविटी कितनी है, यानी कि अगर हीट बढ़ेगी तो उस हीट के खिलाफ कितनी प्रतिरोधक क्षमता है इस इंसुलेटर के अंदर, कि वो अपनी उन्हीं क्वालिटीज़ को मेंटेन कर पाए इंसुलेशन की जो इसकी पहले थी, ठीक है। अगर वो उसके अंदर बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं है हीट के खिलाफ, तो क्या होगा, इंसुलेटर फेल हो जाएगा। अगर अच्छा रेजिस्टेंस है तो यानी हायर टेम्परेचर पे भी जाता जाएगा तो भी इंसुलेटर आपका लगा रहेगा, बना रहेगा, ठीक है। तो ये आपकी थर्मल प्रॉपर्टीज होगी। सबसे पहले हीट रेजिस्टेंस, हीट के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता। अगर बिल्कुल भी नहीं है तो उसके इसमें क्या होगा, एक इंसुलेटर ऐसा है जो बहुत ईजिली हीट डिसिपेट कर देता है, यानी हीट छोड़ देता है, बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, बेशक उसके अंदर हीट आए, तो क्या होगा, एक अच्छा इंसुलेटर होगा। दूसरा क्या है, हीट को छोड़ता ही नहीं है, उसके अंदर गर्म गर्म होती जाती है और उसकी क्वालिटी भी पुअर होती जा रही है, डिग्रेड होती जा रही है, तो उसके इसमें क्या होगा, वो इंसुलेटर आपका खराब हो जाएगा, ठीक है। ये होगी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब हम देखें क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर के बेसिस पे हम इंसुलेटर्स को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो ये डिफरेंट क्लासेस हैं, ये अलग अलग क्लास दे रखी है मैंने इंसुलेटर की, यानी अलग अलग टाइप की इंसुलेशन है ये, जो इस किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर तक काम करेंगे, ठीक है। मटेरियल इफ अनइम्प्रेग्नेटेड फॉल इन दिस कैटेगरी विद ऑपरेटिंग टेम्परेचर अप टू 90 डिग्री सेल्सियस। अगर 90 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर है तो आपकी क्लास वाई इंसुलेशन लगेगी इंसुलेटर के अंदर, ये इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है। अनइम्प्रेग्नेटेड क्या होता है आपका, बताइए। अनइम्प्रेग्नेटेड आप नेट पे रिसर्च कर सकते हैं, आप एक फिगर देखोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे कॉटन, फाइबर या वुड की वजह उससे जो आप इंसुलेटर के अंदर डालते हो किसी चीज को, तो उससे उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, तो वो जो चीज होगी वो आपकी क्लास वाई इंसुलेशन के अंदर आएगी, ठीक है। ये अनइम्प्रेग्नेटेड होगी। अनइम्प्रेग्नेटेड जो अगर नहीं डाल रहे तो वो अनइम्प्रेग्नेटेड होगी, अगर डाल रहे हो तो इम्प्रेग्नेटेड हो जाएगी। तो क्लास ए इंसुलेशन के अंदर आप उन चीजों को डालोगे, ठीक है। तो इंसुलेटर्स ऑफ क्लास वाई व्हेन इम्प्रेग्नेटेड फॉल इन क्लास ए विद ऑपरेटिंग टेम्परेचर्स ऑफ अबाउट 105 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर आप उसको इम्प्रेग्नेट कर दोगे तो उस केस में क्या होगा, आपका टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो ये क्या हो गई, उसकी प्रॉपर्टीज इंसुलेशन की बढ़ जाएगी, अच्छी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी उसकी। अगर प्रॉपर्टीज अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, उसकी इंसुलेशन की क्वालिटी बढ़ जाएगी। आपने इम्प्रेग्नेट कर दिया, यानी कॉटन, फाइबर्स या वुडन फाइबर्स आपने इंसुलेटर के अंदर ऐड कर दिए, उससे उसकी क्वालिटी बढ़ गई, सीधा सीधा मतलब ये है। तो वो 105 डिग्री तक सस्टेन करने लग जाएगा। तीसरी चीज क्या है, क्लास ई इंसुलेशन। इसमें ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना आ जाएगा, 120 डिग्री सेल्सियस। एनेमलिंग ऑफ वायर्स फॉल इन दिस कैटेगरी। अब देखो इनेमलिंग क्या होता है, जैसे कॉपर की तार है, कॉपर की तार को अगर सपोज करो ये कंडक्टर है और अगर मेरे को उसकी कॉइल बनानी है तो मैं कैसे बनाऊंगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इस केस में देखिए, ध्यान से देखिए, ये कॉइल इससे टच हो रही है, तो अगर ये टच होगी तो आपस में वैसे ही शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, समझ रहे हो। क्योंकि जनरली मेरे को कॉइल्स किसी भी मोटर में देख लीजिए, किसी भी मशीन में देख लीजिए, आपको इंडक्टेंस यूज करनी होती है, जहां आपको मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने होते हैं, तो वहां आपको कॉइल्स की टर्न्स की फॉर्म में चीजें लेके जानी पड़ती है। तो अगर वो टर्न्स आपके एक दूसरे से तार टच होगी तो उसी टाइम शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, बताओ।
तो करंट क्या ढंग से फ्लो करेगा? नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको एक सॉल्यूशन में डुबा देते हैं, ठीक है। उस सॉल्यूशन के अंदर डुबाने की वजह से क्या होता है, इसके ऊपर एक इंसुलेशन की छोटी सी परत आ जाती है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस, ठीक है, इंसुलेटर की लेयर आ जाती है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इनैमलिंग, ठीक है। तो जहां 120 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है वहां क्लास ई इंसुलेशन यूज होती है, और वहां पे इनैमलिंग की जो तारें होती है वो भी इस कैटेगरी में फॉल करती हैं। इसका एग्जांपल है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद हम क्लास बी इंसुलेशन, इम्प्रेग्नेटेड मटेरियल्स ऑब्वियसली जिसमें कॉटन, फाइबर्स और ये सब ऐड हैं, फॉल इन क्लास बी इंसुलेशन कैटेगरी विद ऑपरेटिंग टेम्परेचर्स ऑफ 130 डिग्री सेल्सियस, इम्प्रेग्नेटेड माइका, एस्बेस्टॉस, फाइबर ग्लास एक्सेट्रा। ये एग्जांपल है उन इंसुलेटर्स के। ओके, लास्ट है क्लास एफ इंसुलेशन। क्लास एफ, और हाँ ये आगे चलेंगे बेसिकली। क्लास एफ इंसुलेशन क्या है? इम्प्रेग्नेटेड मटेरियल्स इम्प्रेग्नेटेड और विद बेटर वार्निशेस। वार्निशेस क्या होते हैं? वार्निशेस होते हैं पेंट टाइप होता है, वार्निश नहीं करवाते घर पे। तो एक तो होता है ट्रांसपेरेंट पेंट सा होता है ये, इसको आप वार्निश बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो अगर लगा देंगे तो उसके सरफेस पे जो इरेगुलरिटीज होंगी इंसुलेटर के सरफेस पे, जैसे ये इंसुलेटर है इसके सरफेस पे ये इरेगुलरिटीज है जिसके अंदर मॉइस्चर आ सकता है, डस्ट आ सकता है, जिससे इसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी खराब हो सकती है। तो वहाँ पे अगर पेंट की लेयर लग गई तो क्या हो जाएगा? स्मूथ आउट हो जाएगा सरफेस, इसके अंदर ये चीज़ें नहीं आएंगी। तो वो क्या कर रखे हैं आपने? वार्निशेस लगा दिया, यहाँ पे वार्निशिंग कर दी उसकी। तो यहाँ पे ग्लूड क्या हो गया? पॉलीयूरिथेन इपॉक्साइड्स फॉल इन दिस कैटेगरी विद ऑपरेटिंग टेम्परेचर्स ऑफ अबाउट 150 डिग्री सेल्सियस, यानी 150 डिग्री सेल्सियस तक फिर ये ब्लॉक करेगा टेम्परेचर को, यानी इतने टेम्परेचर पे भी खराब नहीं होगा आपका। उसके बाद क्लास एच इंसुलेशन, आइदर इम्प्रेग्नेटेड और नॉट ऑपरेटिंग एट 180 डिग्री सेल्सियस फॉल इन दिस कैटेगरी। तो चाहे इम्प्रेग्नेटेड हो या ना हो, यानी उनके अंदर कॉटन फाइबर या वो सब एडेड हो या ना हो, लेकिन वो 180 डिग्री तक आपकी क्लास एच इंसुलेशन किसको करेगी? टेम्परेचर को ब्लॉक करेगी। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? फाइबर ग्लास, माइका, एस्बेस्टॉस, सिलिकॉन रबर एक्सेट्रा। और लास्ट में हम आ गए क्लास सी इंसुलेशन पे, विच है ऑपरेटिंग इंसुलेटेड टेम्परेचर मोर देन 180 डिग्री सेल्सियस। तो अगर ग्रेटर देन 180 डिग्री सेल्सियस आ गई तो किस पे आ गए हम? क्लास सी। इसके कौन से यूज होंगे? क्लास सिरेमिक्स, पॉलीटेरा फ्लोरोइथाइलीन, माइका एक्सेट्रा, ये सारी चीजें होंगी। मैंने ये जो अभी किया था इसका एक वो चार्ट ये बनाया हुआ है। क्लास वाई 90 डिग्री तक, क्लास ए 105, 120, ठीक है, क्लास बी 130, ये 150 आएगा, ये गलत किया हुआ। क्लास एच 180 डिग्री सेल्सियस एंड क्लास सी ग्रेटर देन 180 डिग्री सेल्सियस। ओके ओके राइट। अब हम तीसरा देखते हैं, परमिसिबल टेम्परेचर राइज। कितना टेम्परेचर राइज इंसुलेटर के अंदर परमिसिबल है? देयर इज ऑलवेज सम रिकमेंडेड ऑपरेटिंग टेम्परेचर। भाई इतने टेम्परेचर पे ऑपरेट करना चाहिए आपको इंसुलेटर को, मैं बता ही चुका हूँ। अगर उससे ज़्यादा लेके जाओगे तो वो इंसुलेटर खराब हो सकता है। द ऑपरेटिंग टेम्परेचर हैज अ बियरिंग ऑन द लाइफ ऑफ द कंसर्न्ड apparatus. A thumb rule suggested by many is that life of insulator is hard for 8 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड rise above the recommended operating temperatures for a given apparatus. मतलब सपोज कीजिए आप इसके अंदर क्लास ए इंसुलेशन यूज कर रहे हैं, कितना 105 डिग्री सेल्सियस तक आपका इंसुलेटर काम कर रहा है, अच्छा। लेकिन आपने क्या किया? 8 से 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका बढ़ गया ऑपरेटिंग, तो कितना हो गया? 115 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप इसको 115 पे चलाओगे तो इसकी लाइफ हाफ हो जाएगी, ठीक है, इतना हो जाता है। इसकी ज़िंदगी जो होगी हाफ लाइफ हो जाएगी, यानी लाइफ रिड्यूस हो जाएगी इसकी। तो इंसुलेटर आपका क्या हो जाएगा? आधी लाइफ में ही खत्म हो जाएगा आपका। फोर्थ इज इफेक्ट ऑफ ओवरलोडिंग ऑन द लाइफ ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। अब अगर आप ओवरलोडिंग करते हैं तो उसका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो आप यूज कर रहे हो उसकी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम देखेंगे। इंसुलेटर्स कैन विथस्टैंड ओवरलोडिंग विद इन परमिसिबल लिमिट्स फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कुछ टाइम तक आप ओवरलोडिंग को बर्दाश्त कर लेगा आपका इंसुलेटर, ठीक है। आपने कुछ टाइम तक क्या किया? ओवरलोडिंग दी, यानी 105 डिग्री सेल्सियस का था, लेकिन कुछ सेकंड्स तक अगर 115 भी पहुंच जाए, कुछ 1-2 मिनट तक पहुंच जाए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, वो कुछ देर बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन अब कंटिन्यूसली आप उसको ज़्यादा टेम्परेचर पे ऑपरेट करवा रहे हो तो प्रॉब्लम है, ठीक है। कंटिन्यूस ओवरलोडिंग अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ दिस इंसुलेटिंग मटेरियल्स। कंसीडर अंडरग्राउंड केबल अंडर ऑपरेशन, जो अंडरग्राउंड केबल जो धरती के नीचे आपकी तारें जाती हैं, ठीक है। दिस केबल इज रिकमेंडेड फॉर ऑपरेशन विद सर्टेन वेरिएशन लिमिटेशन ऑफ वोल्टेज इन करंट। इसके ऊपर सर्टेन वोल्टेज और करंट इतना ही रहना चाहिए, लिमिट्स में रहना चाहिए, ठीक है। सपोज वोल्टेज इंक्रीज्ड, ठीक है, if the involved insulating material is able to withstand the higher voltage stress, the change will cause increase of dielectric losses that will increase heat generation. अब देखो सपोज कीजिए आपने वोल्टेज इस पे ज़्यादा बढ़ा दी, वोल्टेज ज़्यादा आ गई, इसमें से स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ गया, यानी वोल्टेज ज़्यादा बढ़ गई, तो उससे क्या होगा? V² लॉसेज बढ़ेंगे। अगर वो लॉसेज बढ़ेंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंसुलेशन प्रॉपर्टी क्या होंगी आपकी? खराब हो जाएंगी, पुअर हो जाएंगी। तो यानी आपको क्या करना पड़ेगा? इसका वोल्टेज को लिमिट्स में लेके आना पड़ेगा। तो अगर आप अप्लाइड ओवर वोल्टेज को विड्रॉ कर लेते हो तो डैमेज में नॉट बी परमानेंट, द केबल विल कूल डाउन। अगर ये केबल क्या होती है? कूल डाउन हो जाती है, ठीक है।
आपने कुछ ही देर के लिए वोल्टेज ज़्यादा आई तो हीट बढ़ी, उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ा, लेकिन ये जल्दी ही आपने क्या किया, उस वोल्टेज को हटा लिया वहाँ से। तो ये केबल अगर आपकी कूल डाउन होगी यानी ठंडी होगी तो उस केस में क्या हो जाएगा, फिर से इसकी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज रिस्टोर हो जाएंगी, यानी अच्छा इंसुलेटर बनेगा, यानी खराब नहीं हो पाएगा ज़्यादा, ठीक है। लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली ओवर वोल्टेज अप्लाई करोगे तो ये केबल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अल्टीमेटली इसकी आपकी क्या हो जाएगी, हीट ज़्यादा जनरेट होगी, उसकी वजह से इंसुलेशन फेलियर आ जाएगा आपके केबल के अंदर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम आगे थर्मल कंडक्टिविटी पे। थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, हीट जनरेटेड ड्यू टू आई स्क्वायर आर लॉसेज एंड डाइलेक्ट्रिक लॉसेज विल बी डिसिपेटेड, जो हीट जनरेट होगी थ्रू द इंसुलेटर इटसेल्फ। जैसे कोई तार है, तार के अंदर आपका करंट फ्लो कर रहा है, आगे आपने इंसुलेटर लगा रखे है उस मटेरियल के अंदर, ठीक है। तो एक तो इस तार के अंदर जो आई स्क्वायर आर लॉसेज आ रहे हैं, एक जो डाइलेक्ट्रिक ये आपका है इसके अंदर जो लॉसेज जनरेट हो रहे हैं, तो ये दोनों क्या होंगे, हीट की फॉर्म में जनरेट हो रहे हैं, तो हीट की वजह से क्या होगा, आपका इंसुलेटर क्या हो सकता है, खराब हो सकता है, ठीक है। तो हाउ इफेक्टिवली दिस फ्लो ऑफ हीट टेक्स प्लेस डिपेंड्स ऑन द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द इंसुलेटर। तो इस हीट को कितना इजीली डिसिपेट कर सकते हो आप, ठीक है, कितना इजीली दूर दूर आप इसको आराम से फैला सकते हो, उस हीट को छोड़ सकते हो, वो आपकी क्या आएगी, आपकी थर्मल कंडक्टिविटी। तो अगर इस डाइलेक्ट्रिक की, इस मटेरियल की, इंसुलेटर की थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी है तो क्या करेगा, जैसे इसमें हीट एक्यूमुलेट होगी उस हीट को बहुत इजीली बाहर निकाल देगा, डिसिपेट कर देगा, और जैसे ही वो हीट डिसिपेट करेगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, आपका गिर जाएगा। टेम्परेचर गिरते के साथ क्या हो जाएगा, आपका इसकी इंसुलेशन अच्छी हो जाएगी, बेटर क्वालिटी हो जाएगी, इंसुलेशन आपकी बच जाएगी। अगर उसकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होगी तो ये अच्छी, तो इंसुलेशन अच्छी, ये खराब तो इंसुलेशन खराब, डायरेक्टली ये है तरीका, ठीक है। एन इंसुलेटर विद बेटर थर्मल कंडक्टिविटी विल नॉट अलाउ टेम्परेचर टू राइज बिकॉज ऑफ इफेक्टिव हीट ट्रांसफर थ्रू इट टू द एटमॉस्फेयर, यानी जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी वो टेम्परेचर को राइज होने ही नहीं देगा, और अगर टेम्परेचर राइज नहीं होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, इंसुलेटर आपका खराब नहीं होगा, इजिली एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ देगा। लास्ट इज सॉल्युबिलिटी। In certain application, insulation can be applied only after it is dissolved in some solvents. कुछ इंसुलेटर ऐसे होते हैं जो, जैसे वार्निश था, वार्निश के अंदर आपने क्या किया था, इंसुलेटर को क्या किया, एक पेंट सा मारा, ठीक है, उसके अंदर आपने उसको डिबो दिया, तो उससे क्या होगा, उसके जो सरफेस पे जो भी इरेगुलरिटीज थी वो खत्म होगी, तो क्या हो गया, वो सॉल्युबल था उस पेंट के अंदर, तो इजिली वो उन चीजों में चला गया, ठीक है। इन सच केसेस द इंसुलेटिंग मटेरियल शुड बी सॉल्युबल इन सर्टेन एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट, ये वही बात बता रहा है। इफ द इंसुलेटिंग मटेरियल इज सॉल्युबल इन वाटर देन मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर विल ऑलवेज बी एबल टू रिमूव द अप्लाइड इंसुलेशन कॉज ब्रेकडाउन। अगर सपोज करो ये आपने इंसुलेटर लगा दिया, प्लेट्स के बीच में है, जो इंसुलेटर क्या है, ब्लॉक कर रहा है, करंट को नहीं जाने दे, और ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर देता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके क्या होता है, घुल जाता है उसके अंदर, मॉइस्चर के अंदर पिघल जाता है, मतलब ये कुछ भी सिकुड़ जाता है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका इंसुलेटर क्या हो गया, खराब हो गया, सॉल्युबल हो गया। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा, तो इसकी प्रोटेक्टिंग के लिए आपको फिर कोई और डिवाइस लगानी पड़ेगी ऊपर जो कवर करके इंसुलेटर को रखे, ठीक है। तो ये आ गया आपका सॉल्युबिलिटी का फैक्टर। लास्ट इज अब इसके बाद आ गई केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं, राइट। उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए, ऑल्दो मैं काफ़ी स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, बट क्या कर सकते हैं, आपको थोड़ा तो बियर आउट करना ही पड़ेगा यार, ठीक है। बस थोड़ा सा रह गया इस चैप्टर में, उसके बाद ऑटोमेटिकली हम चैप्टर हो जाएगा कवर। फर्स्ट वन इज केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, हाँ, अब केमिकल प्रॉपर्टीज में हम आ गए केमिकल रेजिस्टेंस। प्रेजेंस ऑफ गैसेज, वाटर, एसिड्स, एल्कलीज एंड सॉल्ट्स अफेक्ट डिफरेंट इंसुलेटर्स डिफरेंटली। केमिकली मटेरियल इज अ बेटर इंसुलेटर इफ इट रेजिस्ट केमिकल एक्शन। सर्टेन प्लास्टिक आर फाउंड अप्रोचिंग दिस कंडीशन, कॉन्सिक्वेंटली देयर यूज वेरी मच इंक्रीज। देखो, इसमें क्या हुआ, अगर इंसुलेटर है, अगर किसी केमिकल के साथ ये रिएक्ट कर जाता है तो क्या होगा, इंसुलेटर वैसे ही खराब हो जाएगा। इसके ऊपर कोई एसिड पड़ गया सपोज को, या वाटर आ गया, या कोई सॉल्ट आ गया, सॉल्ट एक्यूमुलेट हो गया इसके ऊपर, सी कोस्ट पे आपने सपोज करो कोई इंसुलेटर लगा रखा है, वहाँ पे हवा के अंदर क्या होता है, नमी भी होती है और नमक भी होता है, तो उसके साथ अगर रिएक्ट कर गया तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। आइस गिर रही थी, उसके साथ रिएक्ट कर गया तो भी प्रॉब्लम है, आपने माउंटेनियस रीजन में लगा दिया, तो यानी कि जो इंसुलेटर आपका इन सारी चीज़ों से रिएक्ट ना करे, यानी जैसे प्लास्टिक होते हैं, पीवीसी जो होते हैं, तो उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है, वो जनरली केमिकल्स के साथ या इन बाकी सारी चीज़ों के साथ रिएक्ट ही नहीं करते इजीली, ठीक है। अगर रिएक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, इंसुलेटिंग उनकी इंटैक्ट रहेगी, वो बचे रहेंगे, यानी उनके ऊपर कोई भी स्ट्रेस आएगा, कोई सी भी टाइप का केमिकल आएगा तो वो रिएक्ट ही नहीं करेंगे, इनर्ट है उन सब चीज़ों के, तो उनकी अगर केमिकल रेजिस्टेंस अच्छा होगा तो इंसुलेशन क्वालिटी भी आपकी सुपीरियर होगी, सीधी सी बात है। सेकंड इज वेदरेबिलिटी। वेदरेबिलिटी का मतलब क्या है, एटमॉस्फेयर के अलग अलग कंडीशंस के अंदर आएंगे आपके, ठीक है। द कॉन्टैक्ट ऑफ इंसुलेशन विद एटमॉस्फेयर इज ऑफन सो कंप्लीट दैट इवन द लेस केमिकली एग्रेसिव एटमॉस्फेयर कैन प्रूव अ थ्रेट टू द स्मूथ रनिंग ऑपरेटर्स। मतलब क्या हुआ, सपोज करो हवा में नमी है, लेकिन थोड़ी रहती है नमी, लेकिन वो इंसुलेटर आप 24 घंटे 365 दिन उसी एनवायरमेंट में पड़ा हुआ है, सी कॉस्ट पे लगा हुआ है, ठीक है,
तो वो जो थोड़ी सी भी नमी है और जो वो थोड़ी सी भी हवा में नमक है वो भी बार बार इस पे एक्शन करके परसिस्टेंटली इसको क्या करेगा, इंसुलेटर को कोरोड कर देगा और इंसुलेटर आपका खराब हो जाएगा। जितनी लाइफ थी, सपोज करो इसकी लाइफ थी 5 साल की, 5 ईयर्स की, और ये कितने में छोड़ेगा इसको, 2 ईयर्स में खत्म कर देगा। ठीक है, तो ये आपका वेदरेबिलिटी है कि वेदर के कॉन्टैक्ट में आने पर भी अगर इंसुलेशन कितनी देर तक सस्टेन कर सकते हैं अपने आप को, वो आपकी वेदरेबिलिटी आ गई। लास्ट वन इज हाइग्रोस्कोपिसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइग्रोस्कोपिसिटी, ये काफी बार पेपर में पूछा जा चुका है। द प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर, जिस प्रॉपर्टी की वजह से इंसुलेटिंग मटेरियल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, यानी नमी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिसिटी। ये पेपर में बार बार पूछा जा चुका है, डेफिनेशन के तौर पे भी और प्रॉपर्टीज के तौर पे भी, तो ये आपको याद रखनी बहुत जरूरी है। तो अभी मैंने बताया था कि जितना ज्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल, उतना क्या हो जाएगी, उसकी इंसुलेशन की क्वालिटी पुअर होती जाएगी। स्टार्टिंग में हमने की थी नॉन हाइग्रोस्कोपिक, तो ये वही है हाइग्रोस्कोपिक। द इंसुलेटिंग मटेरियल शुड बी नॉन हाइग्रोस्कोपिक, देखो वही लाइन आ गई ना। द एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर रिड्यूसेस द रेजिस्टिविटी ऑफ द इंसुलेटर, जितना ज्यादा मॉइस्चर आएगा उससे उसकी रेजिस्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। अगर रेजिस्टिविटी रिड्यूस होगी तो इंसुलेटर वैसे ही फेल हो गया, खराब हो गया। ठीक है, अब लास्ट इसकी जो प्रॉपर्टीज बचती हुई मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, कि मैकेनिकली इंसुलेटर अगर हमने उस पर स्ट्रेस लगाया, जोर लगाया, तो टूट तो नहीं जाएगा, कितनी देर तक सस्टेन करेगा स्ट्रेस को, वो हम देखेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में। सबसे पहले मैकेनिकल स्ट्रेंथ। द इंसुलेटिंग मटेरियल शुड हैव हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू बियर द मैकेनिकल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स ड्यूरिंग ऑपरेशन। स्ट्रेस पड़ा, फोर्स लगी इसके ऊपर, ठीक है, फोर्स लगी तो इंसुलेटर पे क्या होगा, स्ट्रेस आ रहा है, तो इससे इंसुलेटर आपका टूट सकता है, ब्रेक डाउन हो सकता है। ठीक है, स्ट्रेन्स का मतलब क्या होता है, चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ। एक बार इंसुलेटर आपका एक्सपैंड हो रहा है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। जैसे जब आपका टेम्परेचर राइज होता है तो कोई चीज क्या होती है, एक्सपैंड होती है। जब टेम्परेचर फॉल करता है तो आपकी वो चीज क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो यहाँ पे चेंज इन लेंथ हो रही है ओरिजिनल लेंथ के रिस्पेक्ट में आपके इंसुलेटर की। तो ठीक है, अगर वो इंसुलेटर आपका अच्छा नहीं है, यानी वो इलास्टिक नहीं है, यानी वो ब्रिटल है, तो यानी क्या हो जाएगा, वो जैसे ही चेंज इन लेंथ होगा, बढ़ेगा घटेगा, वैसे ही आपका इंसुलेटर क्या हो सकता है, टूट सकता है आपका। ठीक है, अगर उसके अंदर मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है तो। ठीक है, सो टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी आर द मेन फैक्टर्स व्हिच रिड्यूस द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल। ह्यूमिडिटी आएगी ऑब्वियसली, जब ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा तो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ हो जाएगा, तो वहां पे भी स्ट्रेस और स्ट्रेन बन रहा है दोनों तरफ से। ठीक है, तो टेम्परेचर से तो बन ही रहा है, लेंथ बढ़ रही है घट रही है, मॉइस्चर से भी हो रहा है यही चीज। ठीक है, तो ये होगी आपकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ। सेकेंड वन इज पोरोसिटी। और देखिए ये क्या होता है, A material having very small holes on it is called as a porous material. पोरस मटेरियल कौन सा होता है, जिसके अंदर छोटे छेद हों, उसको हम पोरस मटेरियल बोलते हैं। इंसुलेटर एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर इफ इट इज पोरस। अगर इसके अंदर छोटे छेद होंगे मटेरियल के अंदर, तो क्या करेंगे, वो मॉइस्चर जैसे आएगा उसको ब्लॉक कर लेंगे, नमी को। तो जैसे ही नमी को ब्लॉक करेंगे, इससे इसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इंसुलेशन स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इसकी घट जाएगी, तो इंसुलेटर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, विच रिड्यूसेस इट्स रेजिस्टिविटी एज वेल एज मैकेनिकल स्ट्रेंथ। इससे इसकी क्या हो जाएगी, रेजिस्टिविटी भी खराब होगी और मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यानी जो इसकी मैकेनिकल ताकत थी वो भी खराब हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से आपका ये क्या होगा, टूट सकता है फिर इजीली आपका पोरस मटेरियल, अगर उसके अंदर मॉइस्चर चला गया, नमी चली गई तो। ठीक है, सो पोरस मटेरियल आर इम्प्रेग्नेटेड विद वार्निशेस। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, वार्निश की लेयर लगाएंगे। वार्निश की लेयर लगाने के लिए मैंने क्या बोला था, एक पेंट सा होता है, ट्रांसपेरेंट सा पेंट, वो आप सारी जगह कर देंगे, तो उससे क्या हो जाएंगे, जो होल्स हैं उसमें आपको डुबो देंगे इसको, तो उससे जो होल्स वगैरह हैं ये ऑटोमेटिकली इन पे जाके लेयर बना लेगा उनकी, और उसको बाहर वाले मॉइस्चर को नहीं आने देगा। ठीक है, तो आपका पोरोसिटी को रिड्यूस कर देगा जो वार्निशिंग होगी। ठीक है, टू फिल देयर पोर्स विच मेक्स देम नॉन पोरस। पोरस को क्या बना दिया, नॉन पोरस, दस बेटर इंसुलेटिंग मटेरियल्स। उससे इंसुलेटिंग मटेरियल्स क्या हो जाएंगे, आपके बेटर हो जाएंगे, उसकी इंसुलेशन स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। Density. The insulating material should have low density to reduce the weight of equipment in which the insulating material is being used. अगर सपोज करो आपने डेंसिटी बहुत ज्यादा ले ली इंसुलेटर मटेरियल की, ठीक है, तो वेट क्या हो जाएगा, उसको ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि क्या होता है डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी अगर बढ़ गई तो मास भी बढ़ गया, तो मास अगर बढ़ गया तो मटेरियल का क्या हो गया, वेट बढ़ गया। अगर वेट बढ़ा तो उससे क्या हो गया, सपोज करो कोई मशीन लेके आए आप, ठीक है, मशीन का वेट ही इतना हो गया, 5 किलो की मशीन है, उसमें 3 किलो का वेट मान लो इंसुलेटर का ही हो गया, तो बताओ क्या फायदा हुआ, इतनी भारी मशीन कोई रखेगा ही नहीं, वो पोर्टेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी उसकी आपकी। ठीक है, और इतने बड़े इंसुलेटर को लगाना और कैरी करना मतलब बहुत दिक्कत का काम हो जाएगा। तो इसकी डेंसिटी भी आपकी इंसुलेटर की कम होनी चाहिए, वो इंसुलेटर अच्छा माना जाएगा जिसकी डेंसिटी कम हो। ठीक है, लास्ट वन इज ब्रिटलनेस। द इंसुलेटिंग मटेरियल शुड नॉट बी ब्रिटल नहीं होना चाहिए। ब्रिटल का मतलब है टूटना नहीं चाहिए। जो हार्ड मटेरियल्स होते हैं वो ब्रिटल होते हैं जनरली। क्या होता है, जब जैसे आप उस पर फोर्स लगाओगे तो एक टाइम तक तो बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, बिल्कुल फोर्स नहीं लगने देगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप एक टाइम
के बाद जैसी फोर्स बढ़ेगी उस पर वो टूट जाएगा, एकदम चिटक जाएगा, जैसे बोलते हैं चिटकना, तो चिटक जाएगा, तो ब्रिटल का मतलब ये होता है। अदरवाइज इंसुलेटर्स में फ्रैक्चर इजीली ड्यू टू स्ट्रेसेस, यानी फ्रैक्चर हो जाएगा उनके स्ट्रेस आने की वजह से। ओके, तो ये आपका चैप्टर था, चैप्टर 4, जिसके अंदर हमने इंसुलेटर की जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ी। ऑल्दो मैं थोड़ा फास्ट था, बट यही ऑप्शन है अब, क्योंकि सेशनल्स आ रहे हैं आपके, ठीक है। तो ये नोट्स आप इसी से बना सकते हैं, मतलब बिल्कुल करेक्ट नोट्स हैं इसके, ठीक है। बाकी मैंने आपके उस पर भी डाल दूंगा ग्रुप पे जो नोट्स हैं रिलेटेड इस चैप्टर से। ओके, दैट्स इट।